हेलो बेटे, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इस वीडियो में जो CO2 फिक्सेशन का जो दूसरा पाथवे है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज C4 साइकिल और C4 पाथवे। ठीक है, देखो ये जो C4 साइकिल या C4 पाथवे है या C4 मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, ये इसको हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हैच एंड स्लैक साइकिल। दोनों ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस का सबसे पहले स्टडी किया था कुछ प्लांट्स में, तो इसको हम लोग हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं। देखो ये जो C4 साइकिल या C4 मेटाबॉलिज्म या C4 पाथवे, ये किस तरह के प्लांट में होता है? ये C4 प्लांट्स में होता है। देखिए, प्लांट्स कई तरह के हैं, जैसे C3 प्लांट्स है, C4 प्लांट्स है, कैम प्लांट्स हैं। तो इनमें से वैसे C4 प्लांट जो है ये C3 प्लांट के कंपैरिजन में कम है, लेस नंबर में। ठीक है, तो C4 प्लांट्स में वैसे तो कई प्लांट्स हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो NCERT नाम दिया है 3 प्लांट का, उसको आपको याद रखना। देखो C4 प्लांट जो होता है इसमें 3 नाम है, मेज, शुगर केन एंड सोरघम। क्या क्या नाम है बेटा? मेज, शुगर केन एंड सोरघम। अच्छा, ये जो C3 या C4 प्लांट्स हैं, इसका कोई टैक्सोनॉमिक डिमार्केशन नहीं है। ठीक है, यानी इस C4 प्लांट में मोनोकॉट्स भी आते हैं, डाइकॉट्स भी आते हैं। वैसे और भी प्लांट्स हैं, जैसे एमेरेंथस है, चिनोपोडियम है, ठीक है, आर्टिप्लेक्स है, ये सब भी C4 हैं। लेकिन आपको 3 नाम याद रखना है। कौन कौन? मेज, शुगरकेन एंड सोरघम। इस तीनों के अलावा अगर कोई प्लांट एग्जाम्पल में दिया है ऑप्शन में, तो उसको आप C3 ही मानना। ठीक है, तो बाकी जो है C4 के अलावा जितने हैं उसको हम लोग C3 प्लांट्स कहेंगे। देखो ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, दे आर स्पेशल। ठीक है, C4 प्लांट्स आर स्पेशल एडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन में जो ड्राई एरिया होता है, एडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, यानी हाई टेम्परेचर ड्राई कंडीशंस में के लिए एडॉप्टेड ये प्लांट्स होते हैं। और ये स्पेशल होते हैं, इनमें इवोल्यूशनरी चेंज आया है। C3 प्लांट्स के रेस्पेक्ट में इनमें इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। और वो चेंजेस क्या हैं कि CO2 के फिक्सेशन को मोस्ट इफेक्टिव या एफिशिएंट बनाने के लिए इसके अंदर चेंजेस आए हैं इनके लीव्स में। अब देखिए, अब ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, इनके लीफ का स्पेशल एनाटॉमी होता है। ठीक है, और इस एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। देखो, दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब होता है रेथ या गार्लैंड। क्या होता है इसमें कि वैस्कुलर बंडल होता है, वैस्कुलर बंडल के चारों ओर से एक रिंग में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो चूंकि कई रिंग्स में अरेंज होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग रेथ या गार्लैंड के फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं। तो क्रेंज जो है ना, क्रेंज मीन्स रेथ या गार्लैंड। अब ये गार्लैंड की तरह चारों तरफ से अरेंज होते हैं, और ये जो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ से जो सेल्स होते हैं, इनके यानी ये बंडल शीथ सेल्स कहलाते हैं। और ये जो बंडल शीथ के सेल हैं, इनके कुछ स्पेशल फीचर हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो, ये जो बंडल शीथ के सेल होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका जो हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक तो इनके सेल का साइज भी बड़ा होता है, और सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसका नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सेल वॉल इनका थिक होता है। बंडल शीथ की बात हम कर रहे हैं, बंडल शीथ के सेल का वॉल थिक होता है, ताकि इससे जो गैसियस एक्सचेंज को वो रोकता है। ठीक है, और इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। क्योंकि ये जो लेयर होता है कंसेंट्रिक लेयर, ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल का होगा, सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके सेल के क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ए ग्रैनल, उसमें ग्राना एब्सेंट होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए, अब इनमें जो वैस्कुलर बंडल के चारों ओर से तो बंडल शीथ होते हैं, और बंडल शीथ के जो चारों तरफ से मेसोफिल सेल होता है। ठीक है, तो मेसोफिल सेल जो होते हैं, उनके बारे में हम एक दो पॉइंट यहां पर बता दें कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, देखिए मेसोफिल सेल्स जो हैं, मेसोफिल सेल्स, इनके भी कुछ स्पेशल फीचर हैं। इनमें क्या है कि इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रैनल होते हैं, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट।
पहली बात। दूसरा होता है कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें CO2 फिक्सेशन नहीं होता है। CO2 फिक्सेशन आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट के बाहर CO2 फिक्सेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर मतलब कहां? साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 फिक्सेशन यहां नहीं होता। और तीसरा है कि CO2 फिक्सिंग एंजाइम जो है, यहां पर CO2 फिक्सिंग एंजाइम जो है वो पेप्केज है। CO2 फिक्सिंग एंजाइम जो है ये है कौन सा? पेप्केज। ठीक है, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये इसके मेसोफिल सेल्स के फीचर हैं और इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रैनुल होता है। ठीक है, और इसमें CO2 फिक्सेशन क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। अच्छा, अब आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि एक तो यहां C4 प्लांट के मेसोफिल सेल में CO2 फिक्सेशन कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के बाहर। नॉर्मली मोस्टली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि CO2 फिक्सेशन जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पोर्शन में होता है। ये तो पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन। CO2 फिक्सेशन मतलब डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, लेकिन यहां जो CO2 फिक्सेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के बाहर। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां है कि एक तो हमने यहां पर देखा कि CO2 फिक्सेशन आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट। अब बताओ, अब एक और सेल ऐसा एग्जांपल कोई दो जहां CO2 फिक्सेशन क्लोरोप्लास्ट के बाहर होता, इसके अलावा। ठीक है, यदि आप कमेंट में लिख करके बताओगे तो हम समझेंगे कि आप जो है सो इस बात को जानते हो। अदरवाइज हम फिर अगले उसमें आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक और जगह जहां पर कि CO2 फिक्सेशन क्लोरोप्लास्ट के बाहर होता है, अदर देन द मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो दो तरह के सेल होते हैं, इन दोनों तरह के सेल के कोलैबोरेशन से यहां पर CO2 फिक्सेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो है ना, ये मेसोफिल सेल है और ये है बंडल शीथ सेल। देखो बंडल शीथ के सेल का साइज बड़ा होता है तो हमने थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया, और ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड है। ये जो बीच में गैप दिख रहा है ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है। अब देखिए, अब यहां पर CO2 का जो फिक्सेशन है वो दोनों सेल के कोलैबोरेशन से होता है, दोनों सेल के कोलैबोरेशन से। अब देखो यहां पर कैसे कैसे CO2 का फिक्सेशन होता है। जैसे यहां जो मेसोफिल सेल है, सबसे पहले क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो पहले मेसोफिल सेल में इन करता है। समझो यहां से, एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो मेसोफिल सेल में इन करता है स्टोमेटा के थ्रू। अब देखो, जब CO2 मेसोफिल सेल में आएगा स्टोमेटा के थ्रू तो वो तो गैसियस फॉर्म में आएगा, लेकिन यहां पर ये गैसियस फॉर्म में उसका मेटाबॉलिक यूज नहीं होता। देखो अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो CO2 है ये यहां आकर के मेसोफिल सेल में क्या होता है कि ये CO2 वाटर में डिसॉल्व होकर के H2CO3 बना लिया, और H2CO3 बाद में ब्रेक होता है, ब्रेक होकर के यानी आयोनाइज्ड होकर के बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होता है। देखो यहां पर हम बताते हैं कि यहां पर क्या होता है कि CO2, यहां देखो CO2 प्लस H2O, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया? H2CO3, और ये H2CO3 बाद में आयोनाइज्ड हो जाएगा H प्लस एंड HCO3 माइनस, यही बाइकार्बोनेट आयन है। तो ये जो प्रोसेस चलता है इसमें एक एंजाइम का रोल है, याद रखिएगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये गैसियस फॉर्म के CO2 को बाद में बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, और यही बाइकार्बोनेट आयन जो है वो मेटाबॉलिकली यूज होता है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म में आयनिक फॉर्म में उसका यूज होता है। अब देखो यहाँ, अब ये जो मतलब HCO3 है, ये किसके साथ बाइंड होगा? पेप के साथ। देखो यहाँ पर पेप होता है, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। ये फॉस्फोएनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है पेप। ये पेप और ये HCO3 ये कंबाइन किया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज।
ये हम बताए थे कि ये जो मेसोफिल सेल है इसमें पेप्केज होता है, यहाँ रूबिस्को नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ रूबिस्को एब्सेंट होता है। और ये जो बंडल शीथ सेल है यहाँ पर रूबिस्को होता है। देख रहे हो अंतर? यहाँ जो ये जो मेसोफिल सेल है इसमें रूबिस्को एब्सेंट है, केवल पेप्केज है, मतलब पेप्केज ही CO2 फिक्सिंग एंजाइम है, और यहाँ पर रूबिस्को है। तो अब यहाँ पर पेप्केज जो है इसके प्रेजेंस में ये दोनों कंबाइंड हुआ, 3 कार्बन 1 कार्बन कंपाउंड, ये पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है 4 कार्बन एसिड, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज अ 4 कार्बन फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड या फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल। C4 साइकिल का पहला स्टेबल मॉलिक्यूल क्या है? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये 4 कार्बन एसिड है। अब देखो ये 4 कार्बन एसिड जो है ये रिड्यूस्ड होकर के कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में। ये मैलिक एसिड जो है कभी कभी कुछ प्लांट्स में ये मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसका कन्वर्जन अनदर 4 कार्बन एसिड में होता है, दैट इज मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब ये जो मैलिक एसिड हो गया 4 कार्बन, एनसीईआरटी केवल 4 कार्बन 3 कार्बन करके ही लिखा है। तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना 4 कार्बन, फिर उससे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बना, और अब ये मैलिक एसिड इन कर जाएगा कहां पर? बंडल शीथ सेल में। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब देखिए, अब ये जो मैलिक एसिड जब बंडल शीथ में आ गया तो अब यहां पर क्या होता है? इसका डीकार्बोक्सिलेशन, यानी डीकार्बोक्सिलेशन से यानी CO2 इसमें से रिलीज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। यानी पायरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ये मैलिक एसिड यानी 4 कार्बन एसिड डीकार्बोक्सिलेशन से कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, और ये जो पायरुवेट है ये इट अगेन कम बैक इनटू द मेसोफिल सेल। देखिए फिर ये पायरुवेट वापस आ गया कहां? मेसोफिल सेल में, और ये जो पायरुवेट है, पायरुविक एसिड है, ये रीजेनरेट कर लेता है पेप को। पेप को क्या करेगा? रीजेनरेट। और रीजेनरेशन प्रोसेस जो है इट इज ऑलवेज एनर्जी कंज्यूमिंग। जहां कहीं भी रीजनरेशन होता है वहां पर एटीपी कंज्यूम होता है। तो ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट से जो फॉस्फोएनॉल पायरुवेट रीजनरेट होता है उसमें 2 एटीपी खर्च होता है। इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। 2 एटीपी यहां पर कंज्यूम हुआ, और इस तरह से फाइनली ये पेप को रीजनरेट किया, जो फिर से ये C4 साइकिल को अपना चलाता रहेगा। यानी C4 साइकिल को चलने के लिए लगातार पेप को रीजनरेट होना होगा, और पेप को रीजनरेट करने के लिए यहां पर सेल को एटीपी खर्च करना पड़ता है, 2 एटीपी। इधर देखो, इधर जो CO2 रिलीज हुआ था डीकार्बोक्सिलेशन से, यही CO2 अब यहां पर क्या है कि RUBP के साथ कंबाइंड हो जाएगा। RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड है बेटा? 5 कार्बन। देखो ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, पढ़े थे हम लोग C3 साइकिल में, और ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये CO2 को अपने साथ बाइंड करके यहां पर ये C3 साइकिल चलाएगा। और C3 साइकिल जो है इसमें हम लोग पढ़े थे कि यह ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और यहां पर रूबिस्को एंजाइम बैठा हुआ है। यही रूबिस्को एंजाइम है जो RUBP के साथ CO2 को बाइंड कराता है, यानी यहां पर जो रूबिस्को है वह कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो यहां पर ये खाना बनता है, ग्लूकोज बना C3 साइकिल। तो देखो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि वैसे तो मोस्टली प्लांट्स में जो C3 साइकिल है वो मेसोफिल सेल में होता है, मोस्टली प्लांट्स में। बट इन C4 प्लांट्स, very important, but in C4 plants C3 cycle operates in bundle sheath cell। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्टली प्लांट्स में तो मेसोफिल में, लेकिन बंडल शीथ में यहां पर C3 साइकिल ऑपरेट होता है। यानी आप कह सकते हैं कि C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी चलता है और ये C4 साइकिल भी चलता है, यानी दोनों मेटाबॉलिज्म, दोनों साइकिल यहां पर ऑपरेट होता है, C3 मेटाबॉलिज्म भी और C4 मेटाबॉलिज्म भी। अब देखो, अब सवाल है कि यहां पर ये जो C3 साइकिल है, एक्चुअली ग्लूकोज तो बनता है C3 साइकिल से, तो फिर इस C4 साइकिल को चलने की क्या जरूरत है? यानी यहां पर C4 साइकिल का क्या रोल है, C4 साइकिल का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो यहां पर C4 साइकिल क्या रोल प्ले कर रहा है? एक्चुअली यहां पर क्या करता है कि C4 साइकिल ये पंपिंग सिस्टम का काम करता है।
किसका काम करता है? पंपिंग सिस्टम का। और पंपिंग सिस्टम का मतलब है कि ये एटमॉस्फेरिक CO2 को क्या करेगा? ये मेसोफिल सेल से बंडल शीथ के सेल में पंप करता है CO2, क्योंकि ये जो है, ये देखो यहां पर CO2 इसके साथ बाइंड किया, ठीक है, और ये बाइंड करके यहां पर क्या हुआ, यहां पर बाइंड करके और वही CO2 यहां पर रिलीज कर दिया। और ये जो CO2 रिलीज हुआ है, इसी CO2 का यूज यहां पर हो रहा है C3 साइकिल। इसका मतलब हुआ कि यहां जो एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो लगातार यहां पर पंप होता रहता है और तभी यहां C3 साइकिल चल पाता। यानी C3 साइकिल को चलाने के लिए C4 साइकिल को चलना पड़ता है। ऐसे कह सकते हो कि C4 साइकिल की क्या जरूरत है कि C3 साइकिल को चलाने के लिए C4 साइकिल को चलना पड़ता है। C4 साइकिल का यही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और इस C4 साइकिल को चलाने में प्लांट को 2 ATP, एक C4 साइकिल को कंडक्ट करने में प्लांट को 2 ATP खर्च करना पड़ता है यहां पर रीजनरेशन में, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पंपिंग सिस्टम का काम करता है जो CO2 को मेसोफिल सेल से, मैंने पहले देखो CO2 यहां पर बाइंड किया, केमिकली बाइंड हुआ और फिर वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से होते हुए फाइनली यहां पर CO2 रिलीज हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से यहां पर एक ये जो C4 साइकिल है वो C3 साइकिल को कंडक्ट कराने के लिए लगातार CO2 यहां पर रिलीज करता है। और ये जो, और अच्छा, अगर हम इस दोनों साइकिल की बात करें तो C4 साइकिल ज्यादा फास्ट है या C3 साइकिल? C4 साइकिल फास्ट है या C3 साइकिल? तो हम यहां पर कहेंगे कि C4 साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन C3 साइकिल, क्योंकि ये जो पेप्केज है ना, पेप्केज यहां पर CO2 फिक्स कर रहा है, तो ये जो पेप्केज एंजाइम है वो रूबिस्को से ज्यादा एफिशिएंट है CO2 को फिक्स करने में। यानी C4 साइकिल कंपैरेटिवली फास्टर होता है C3 साइकिल के रिस्पेक्ट। और इसका क्या रिजल्ट होगा कि देखो ये जो C4 साइकिल के थ्रू जो यहां पर CO2 रिलीज होता है, ये जितना CO2 रिलीज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में यहां पर C3 साइकिल में उतना कंज्यूम नहीं हो रहा है। इसका क्या रिजल्ट हो रहा है कि यहां पर CO2 ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता है। और जब CO2 यहां पर एक्यूमुलेट होगा तो यहां बताएंगे आगे कि रोबिस्को एंजाइम जो है वह हमेशा कार्बोक्सिलेज की तरह ही काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं कर पाएगा। और जिससे क्या होता है कि C4 प्लांट्स एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस से अपने को बचा लेता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन से अपने को ये प्लांट एस्केप कर लेता है, बचा लेता है। समझ रहे हो बेटा? तो अब देखिए, अब यहां पर ये C3 साइकिल है और ये C4 साइकिल है। अगर क्वेश्चन आता है कि C3 साइकिल किस सेल में ऑपरेट हो रहा है C4 प्लांट में, तो बंडल शीथ सेल में। और C4 साइकिल कहां ऑपरेट हो रहा है? दोनों सेल में, दोनों सेल यानी मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों के कोलैबोरेशन से C4 साइकिल चलता है, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर अब हम देखते हैं कि इस C4 प्लांट्स में एक CO2 को फिक्स करने में कितना ATP, कितना NADPH खर्च होता है। देखो C4 प्लांट्स में चूंकि दोनों साइकिल को चलना है, अब यहां देखिए हमने कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखा है। फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स, ठीक है, 1 C4 साइकिल एंड 1 C3 साइकिल ऑपरेट। क्या मतलब कि अगर एक CO2 को, देखो वही CO2 जब यहां पहले फिक्स हुआ, फिर वही CO2 यहां पर रिलीज हो गया जो यहां पर C3 साइकिल में कंज्यूम हो गया, तो एक CO2 जो चला था वही CO2 यहां पर यूज हो रहा है। इसका मतलब फाइनली एक CO2 को फिक्स होने में यहां एक C4 साइकिल चला और एक C3 साइकिल चला। देखिए, फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स 1 C4 साइकिल एंड 1 C3 साइकिल ऑपरेट। दोनों साइकिल चलता है साइमल्टेनियसली। अब देखिए, अब इस C4 साइकिल में तो हमने बताया ना कि यहां पर 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च होता है रीजेनरेशन प्रोसेस में। तो देखिए 2 ATP यहां C4 साइकिल को चलाने में खर्च हुआ, और इधर C3 साइकिल को चलाने के लिए क्या क्या कंज्यूम हुआ था, पढ़े थे हम लोग कि C3 साइकिल को ऑपरेट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए वहां पर 2 NADPH एंड 3 ATP की जरूरत होती है। 2 NADPH एंड 3 ATP की जरूरत होती है। यानी
एक CO2 को C4 प्लांट्स में अगर फिक्स होना है तो टोटल NADPH का नंबर कितना हो गया 2 NADPH, और ATP कितना हो गया 2 + 3 5। देखो तो 5 ATP यहां पर रिक्वायर्ड होता है। यानी अगर C4 प्लांट्स में एक CO2 को फिक्स करने में कितना 2 NADPH, 2 NADPH एंड 2 NADPH और कितना 5 ATP आर रिक्वायर्ड। अगर ये तो एक CO2 के लिए हो गया, अगर मान लो कि 6 CO2 को फिक्स होना है एक ग्लूकोज के लिए तो 6 केल्विन साइकिल का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि 6 CO2 को फिक्स करने के लिए इसको हम लोग 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 6 CO2 के लिए 12 NADPH एंड 30 ATP आर रिक्वायर्ड। यानी एक ग्लूकोज के बनने के लिए C4 प्लांट में कितने ATP कंज्यूम होंगे 30। याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो 6 CO2 के लिए 12 NADPH एंड 30 ATP, यानी इसका रेशियो क्या हो गया मिनिमम 1:2:5। 1 फॉर CO2, 2 फॉर NADPH एंड 5 फॉर ATP। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपको C4 प्लांट्स में ये दोनों मेटाबॉलिज्म साथ साथ चलता है, C3 मेटाबॉलिज्म भी और C4 मेटाबॉलिज्म भी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो एक पॉइंट है उसको भी हम यहां पर बता दें कि C4 प्लांट्स में, जैसे C4 प्लांट्स में अभी हमने बताया कि वो गंदा प्रोसेस, वो वेस्टफुल प्रोसेस जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, वो C4 प्लांट्स में नहीं होता, वो केवल C3 प्लांट में होता। ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको हम लोग वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। और इसमें यहां पर जो रूबिस्को है ना, रूबिस्को एंजाइम 2 एंजाइम की तरह काम करता है। बताए थे वहां पर जब हम लोग C3 साइकिल कर रहे थे, तो ये जो रूबिस्को का जो 2 एंजाइम की तरह काम करना है, एक तो कार्बोक्सिलेज, दूसरा ऑक्सीजनेज। तो जब O2 का कंसंट्रेशन हाई होगा तो वहां पर ऑक्सीजनेज की तरह ये काम करने लगता है, और जब CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा तो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। तो यहां पर ये जो C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता, अब इसका कारण देखो यहां पर क्या है कि ये जो C4 प्लांट्स हैं इसमें 2 तरह के सेल हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल सीड सेल। तो अब इसका फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने का पहला कारण ये है कि मेसोफिल सेल में कहीं भी रूबिस्को है ही नहीं। देख रहे हो, ये जो मेसोफिल सेल है इसमें कौन सा एंजाइम है, पेप्केज है, पेप्केज। और पेप्केज जो होता है इसका फोटो रेस्पिरेशन से कोई लिंक नहीं है। रूबिस्को की जरूरत होती है फोटो रेस्पिरेशन में। तो चूंकि यहाँ पर पेप्केज है ही, मतलब ये जो रूबिस्को है नहीं, तो पहला तो हो गया कि मेसोफिल में फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई चांस नहीं है। अब सवाल है कि यहाँ बंडल शीथ में देखो, बंडल शीथ सेल में फोटो रेस्पिरेशन होने का चांस है क्योंकि यहाँ रूबिस्को है। लेकिन अब यहां पर क्या है, हमने अभी बताया कि ये जो C4 साइकिल है, ये C4 साइकिल लगातार CO2 को यहां पर पंप करता रहता है, और ये जो पंप करता रहता है और जितना CO2 यहां पर पंप करके रिलीज किया उतना CO2 यहां पर कंज्यूम नहीं होता है। इसका ये रिजल्ट होगा कि CO2 का यहां लगातार एक्यूमुलेशन होता रहता है। कहां पर, बंडल शीथ सेल में। और जब CO2 यहां लगातार एक्यूमुलेट होता रहेगा तो बताओ कि यहां पर CO2 का कंसंट्रेशन हमेशा हाई मेंटेन होगा, और जब CO2 कंसंट्रेशन हाई मेंटेन होगा तो रूबिस्को का जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज फॉर्म है, वही हमेशा एक्टिव रहेगा, ऑक्सीजनेज कभी एक्टिव नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि C4 प्लांट्स में न तो मेसोफिल सेल में और न बंडल शीथ सेल में फोटो रेस्पिरेशन पाता। इसीलिए C4 plants are very specific, well adapted to escape from a wasteful process that is photo respiration। ठीक है, और ये जो C4 plants हैं ये आपको ड्राई डेजर्ट एरिया के लिए वेल एडाप्टेड होता है, क्योंकि इसके अंदर कई तरह के एसिड्स बनते रहते हैं। देख रहे हो, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सब डिफरेंट टाइप्स के एसिड होते हैं। तो एसिडिक कंसंट्रेशन इसके अंदर हाई मेंटेन होगा, और इसका जो चूंकि CO2 कंसंट्रेशन अंदर काफी हाई रहता है, तो अगर स्टोमेटा पार्शियली क्लोज भी हो गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और जब ड्राई कंडीशन होता है तो प्लांट्स का नेचर है कि वो अपने स्टोमेटा को पार्शियली क्लोज कर लेते हैं और उस कंडीशन में अंदर का जो एक्यूमुलेटेड CO2 है उसी से अपना काम चलाता रहता है. सो दीज C4 प्लांट्स आर वेल एडेप्टेड टू द ड्राई डेजर्ट कंडीशन. ठीक है, तो ये था आपको ये C4 प्लांट्स में किस तरह से CO2 का फिक्सेशन होता है और इसमें ये जो मेसोफिल और बंडल शीथ के सेल में क्या क्या डिफरेंस है. और चूंकि इनके क्लोरोप्लास्ट में काफी डिफरेंस है दोनों मेसोफिल और बंडल शीथ के सेल में, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि C4 प्लांट्स हैव डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. C4 प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, दो अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें एक ग्रैनल है, एक ए ग्रैनल है. ये सब जो इनके फीचर्स हैं. और ये याद रखना 1:2:5, यानी यहाँ पर जो CO2 फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो C3 प्लांट के रेस्पेक्ट में कॉस्टली है, महंगा है, क्योंकि यहाँ पर एक CO2 को फिक्स करने के लिए 5 ATP खर्च करना पड़ता है, जबकि C3 प्लांट में एक CO2 को फिक्स करने के लिए केवल 3 ही ATP खर्च होता है. तो बताओ ये महंगा है कि नहीं है. लेकिन हाँ, महंगा प्रोसेस यहाँ तो झेल रहा है ये, लेकिन आगे फोटो रेस्पिरेशन से अपने को एस्केप कर लेने से जो इसका बचत होता है उसके अकॉर्डिंगली ये C3 प्लांट से ओवरऑल आगे निकल जाता है यील्ड में. तो इसीलिए कहते हैं कि C4 प्लांट्स आर बेटर प्रोडक्टिव देन C3 प्लांट्स. ठीक है, तो ये था C4 प्लांट से रिलेटेड C4 साइकिल और इससे सारे पॉइंट्स. तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना. और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे. और इस तरह से आप ये जो है इसको लर्न कीजिएगा. कुछ अगर ऐसा हो तो आप कमेंट में बताइएगा. ठीक है, तो ओके, आज इतना ही रहा बेटा. ओके बेटा, थैंक यू.